बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और सब देखने वालों को जुम्मा मुबारक। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। एक नया दिन तो अब नहीं है, काफ़ी गुजर चुका है। एक अच्छा दिन गुजार रहे हैं और जुम्मे का दिन गुजार रहे हैं बाबरकत। खैर, मैं हूँ इमरान हसन। मैं इमरान नहीं हूँ, मैं अरमला हूँ और ये अरमला नहीं इमरान है और हम आपका तारुफ करवा रहे हैं। नाम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का जो जुम्मा होता है उसमें वैसे ही इसकी अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और 13-14 दिन चूंकि हो गए हैं तो थोड़ा दिमाग कम बोल। स्लिप ऑफ टंग चल रही है इनकी बहुत ही शदीद। उन्होंने अपना नाम बदल लिया ना। ठीक है, चलें जी, बहुत सारी बातें इस बात को नहीं छोड़ूं। नहीं, यू कैन जस्ट, मैंने खुद एंजॉय किया। खैर, अच्छा, एक तो ये कि एक बड़ी अच्छी बात हम अभी डिस्कस कर रहे थे और वो है जो अक्सर हम नहीं बात करते, वो है बीमारों की इयादत के लिए जाना। हम अक्सर भूल जाते हैं या फिर मसरूफ जिंदगी इतनी है, कहते हैं वक्त नहीं मिलता, बीमारों की इयादत के लिए हम नहीं जाते। तो एक चीज़ तो बड़ी ज़रूरी है कि अपने आसपास के लोगों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की उनकी खबर रखनी चाहिए और जो भी बीमार हों उनकी इयादत ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के नज़दीक बहुत अच्छा, एक बड़ा उनका चाहा जाने वाला अमल है। एक ऐसी ही कल पिक्चर एक सामने आई, तमीना दुरानी साहिबा जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की वाइफ हैं, उन्होंने एक पिक्चर शेयर की बिल्किस ईदी साहिबा के साथ। वो हम कल भी उस पर बात करना चाहते थे लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली हम लाइव नहीं आ सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो आज हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। दिल के आर्जे में मुब्तला है बिल्किस ईदी साहिबा और कुछ उम्र का भी तकाजा है लेकिन बहुत बीमार हैं। तो हम ये ज़रूरी समझते हैं कि जो भी लोग देख रहे हैं वो उनकी सेहत के लिए दुआ करें। रमज़ान में वैसे भी दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। बल्कि सीधे साहब के हवाले से आपको बता रहे थे कि वो बीमार हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तमीना दुरानी साहिबा ने शेयर की थी तस्वीर और उसके बाद काफ़ी लोगों ने अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया कि जल्दी से अल्लाह ताला ने सेहत दे। बल्कि और इनकी बड़ी खिदमात हैं, क्योंकि अब्दुल सत्तार ईदी साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ जो उनकी क्या कहना चाहिए, उनका जो पावर हाउस है वो बिल्किस उनके शाना बशाना रही हैं और अल्लाह इनको सेहत दे, सेहतयाब हों और इंसानियत के लिए जो ये खिदमात सर अंजाम दे रही हैं वो दें। और तमीना दुरानी साहिबा को इसलिए हम अप्रिशिएट करें कि ऐसी शख्सियात को जाना चाहिए ऐसी बड़ी शख्सियात के पास जब वो मुश्किल वक्त के अंदर हो, ताकि उनके लिए हमें दुआ का मौका मिले। तो आप उन्हें ज़रूर दुआ में याद रखिए। आगे बढ़ते हैं जी। अब एक और चीज़ जिसको आपने भरपूर दुआ में याद रखना है वो मुल्क की मईशत है और मुल्क की सियासत है। ओहदा भी कोई हाल नहीं, ओहदा भी कोई हाल नहीं है। मुल्क की सियासत की हम बात कर ले तो हालिया सियासी बहरान के जो आफ्टर शॉक्स हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। पंजाब से पहले आज़ाद कश्मीर में तब्दीली आ गई है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब ने वजारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि PTI के नए कायदेवान के लिए सरदार तनूर के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। नए वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है वो पीर को मुतवक्के है। जबकि पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो वो भी वज़ीर आला के इलेक्शन से पहले यहाँ पर एक कानूनी जंग जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हिदायत की है कि किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। अच्छे और सुलझे हुए तरीक़ेकार से कल आपने वोटिंग करानी है। और जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उनकी अवामी राब्ता मुहिम तो जारी है। उनकी अवामी राब्ता मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। इस हद तक के लोग नासा की पिक्चर्स भी बाज़ औक़ात ये कह के शेयर कर देते हैं कि ये बहुत बड़ा क्राउड है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर प्रेजेंस इमरान खान साहब की मौजूद है। पेशावर के बाद कल कराची जा रहे हैं। कराची उनका बहुत बड़ा वोट बैंक था। अब मजीद कितना है ये हमें इस जलसे से पता लग जाएगा। और आप ये भी बताएं कि इसके साथ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके लिए ये फॉरेन फंडिंग केस उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस है। और इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन को इस केस का 30 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया है। एक्ट 2002 के तहत जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं वो बैरूनी फंडिंग नहीं ले सकती हैं और तहरीक इंसाफ से अरबों रुपए में बाहर से इन डॉलर्स फंडिंग लेने का इल्जाम है। और इस केस को जो परसू कर रहे हैं या इसकी जो पैरवी करें वो अकबर एस बाबर साहब हैं। ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अगर बात करें तो ही इज गोइंग विद द शहबाज स्पीड। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत साजी के लिए मसरूफ़ अमल है। 4 दिन गुजरने के बावजूद वफाकी काबीना का जो मसला है वो हल नहीं हो पाया और इसमें जो शहबाज स्पीड है उसको थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है। अब ब्रेक तो लगा हुआ है, लेकिन आज शाम वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को इफ्तार डिनर पे बुला लिया है, जहां पे वफाकी काबीना की जो हतमी तश्कील है उसका फैसला मुतवक्के है। और सबसे पहला जो इम्तिहान सर पर आया नए वज़ीर आज़म का, वो ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से एक समरी भेजी है। उस पर भी हम बात करेंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसके साथ साथ जो 83 रुपए की है। 83 रुपए की है, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, इम्तियाज़ गुल साहब हमारे मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। ऑब्वियसली अब चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कुछ शहबाज शरीफ साहब के चैलेंजेस के हवाले से। अभी चूंकि रिसेंटली हम न्यूज़ में देख रहे थे कि ओगरा ने जिस तरह से इमरान ने कहा 83 रुपए के हवाले से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की जो समरी गई है अब अप्रूव होती है
گئے نہیں, یہ تو معاملہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن چیلنجز تو ہیں, بے شک ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے لیکن چیلنجز کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے. کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے آپ؟ جی السلام علیکم. جی دیکھیے, جب لوگ حکومت میں آتے ہیں تو پھر لامحالہ سپیڈ پہ بڑا فرق پڑتا ہے جی, کیونکہ وہاں پہ آپ سٹیئرنگ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ کو ہر موڑ بڑی مہارت کے ساتھ نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے, اپنی کیپیسٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر کے طور پہ تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی کہنا, تو ابھی آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوگا. اور چونکہ گزشتہ حکومت نے کافی عرصے تک عملاً پیٹرولیم پروڈکٹس پہ سارے ٹیکس ختم کر دیے تھے, اور اسی کی وجہ سے جب یہ آپ نے ذکر کیا 83-84 روپے فی لیٹر کا, تو یہ اسی وجہ سے امپیکٹ ہے. کیونکہ ہم ان پروگراموں میں شاید ذکر بھی کرتے رہے ہیں کہ اگر بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق اور ٹیکسوں کے موجودہ سسٹم کی مطابقت سے قیمتیں بڑھائی جاتی پاکستان میں, تو پیٹرول اور ڈیزل کب کا 40 روپے فی لیٹر ہو چکا ہوتا. لیکن گزشتہ حکومت نے اس کو روکے رکھا صرف اس وجہ سے کہ کووڈ کی وجہ سے 1.5-2 سال لوگ بہت خراب ہوئے, بے روزگاری میں اضافہ ہوا, مہنگائی بڑھی, تو اس وجہ سے انہوں نے وہ ایک بند اس کے آگے لگائے رکھا. لیکن ابھی چونکہ IMF کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور حکومت کو نئے وسائل بھی چاہیے, اور نئے وسائل حکومت کو بڑی آسانی سے جو مہیا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ قیمتیں بڑھا دیں, بجلی کی قیمت بڑھا دیں, پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں, اور اضافی وسائل اس طرح مہیا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پچھلے کچھ عرصے میں اگر ہم خاص طور پہ پچھلے چند سالوں کی ماضی قریب کی ہم امتیاز گل صاحب بات کریں, مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ الزامات اور الزامات کی سیاست سے ہوا ہے. ایک دوسرے کو چور چور کہنے سے ہوا ہے, ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بنانے سے ہوا ہے, اور اس طریقے سے معیشت کا جو شعبہ تھا یہ سب سے زیادہ عدم توجیہی کا شکار رہا ہے. یہ سلسلہ پچھلے 3 سال بہت طول پکڑتا رہا, بہت زوروں سے رہا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. اب جب شہباز صاحب آئے ہیں تو یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے. ایک جانب اس حکومت پہ اس کے غیر قانونی ہونے کا, غیر آئینی ہونے کا الزام لگ رہا ہے, امپورٹڈ ہونے کا الزام لگ رہا ہے, تو دوسری جانب عمران خان صاحب پہ توشہ خانے کی چیزیں باہر بیچنے کا الزام لگ رہا ہے. اور اسی طریقے سے آئندہ کئی ایسے مقدمات ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے, آج بھی پرائم منسٹر نے کہا جی قانون اپنا رستہ لے گا. اس الزامات کی پولیٹکس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ انصاف تو ہونا چاہیے جو عمومی طور پہ نہیں ہوتا, نہ ہی کوئی مجرم اندر جاتا ہے, بس وقت قوم کا ضائع ہو جاتا ہے. آپ اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں ضرور کامنٹ کیجئے. دیکھیے, گزشتہ سے پیوستہ دور حکومت میں, یعنی PMLN کی حکومت کے دوران, نام مجھے ابھی بھول رہا ہی نہیں, کہ ایک سینیٹر تھی, انہوں نے توشہ خانے کے حوالے سے سینٹ میں کچھ سوالات اٹھائے تھے, اور ان کو یہ جواب دیا گیا تھا کہ معاملے کی نزاکت یا حساسیت کے باعث ہم آپ کو تفصیلات نہیں بتا سکتے. اب چونکہ پبلک کی میموری بہت مختصر ہوتی ہے لہٰذا انہیں یاد نہیں رہتا. اب وہی باتیں آپ دیکھیں کہ یہاں سننے کو مل رہی ہیں, اور بنیادی طور پہ ایک بالکل غلط ایک روایت ہے کہ توشہ خانے میں اگر کوئی چیز جمع کروا دی جاتی ہے, کسی بادشاہ نے ان کو تحفہ دے دیا, تو ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, حکام جو توشہ خانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپس میں مل ملا کے اس کی کوئی قیمت لگا کے, اور اگر وزیر اعظم یا وزیر خارجہ خریدنا چاہتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب وہ جب ایک دفعہ خرید لیا موجودہ قانون کے مطابق, وہ قانون ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ الگ بحث ہے, لیکن اگر قانون کے مطابق وزیر اعظم, وزیر یا وزیر خارجہ نے خرید کے اس کے ساتھ جو مرضی کر لے, وہ آپ اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. ہاں, یہ البتہ بہت بالکل صحیح ہے کہ توشہ خانہ ایک بالکل غلط روایت ہے, انگریز نے اور بادشاہوں نے, یہاں پہ مغل بادشاہوں نے چھوڑی تھی, اس کا بالکل خاتمہ ہونا چاہیے. جو چیز صدر یا وزیر اعظم کو ملتی ہے وہ باقاعدہ اس قوم کی ملکیت بن جاتا ہے, اور اس کو ڈسپوز آف کرنے کا کوئی اس سے بہت بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور جہاں تک الزامات کی بات ہے, ہم دیکھ رہے تھے پرانے کلپس 2012 میں, یہی نواز شریف, خرم دستگیر صاحب, احسن اقبال صاحب اس وقت میمو گیٹ کے حوالے سے حکومت پہ سازش کا الزام لگا رہے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آپ کو پتا ہے. تو وہ ایک سادہ سا کاغذ تھا جس کو میمو تھا, اسی لیے میمو گیٹ کہا گیا تھا. تو یہی لوگ تھے, وہی الزامات لگا رہے تھے. تو ایک لگتا ہے کہ ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں, وہ بس صرف شخصیات بدلتی رہتی ہیں اپنی سائٹس, کبھی ایک اپوزیشن میں ہے, کبھی دوسری اپوزیشن میں ہے. نوعیت بات چیت کی, کانٹینٹ جو ہے
وہ تبدیل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. امتیاز گل صاحب، اس الزامات کی سیاست کے حوالے سے تو آپ نے بات کی. شہباز شریف کی حکومت کو ایک اور بھی چیلنج ہے، وہ وفاقی کابینہ کی تشکیل ہے. ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے بھی تھوڑا ریلیکٹنٹ تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے تھوڑا جھجک میں تھی کہ ہمیں اس طرح کی وزارتیں بھی نہیں چاہیے. اب تو آپ کو لگتا ہے کہ آج جو افطار ڈنر پہ بلایا ہے پرائم منسٹر نے، یہاں پہ جو وفاقی کابینہ کی تشکیل کا معاملہ ہے، ایک پیج پر رہ کر تمام جو اتحادی جماعتیں اس کو بہتر طور پر جو کہہ لیں سالو کر سکتی ہیں اور جو تشکیل ہوتی ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے، دیکھیں بات چیت تو انہیں کرنی پڑے گی. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری بڈی وانٹس دیئر پاؤنڈ آف فلیش، کہ ہر بندہ اپنا اپنا حصہ چاہتا ہے. اب جس پارٹی کی 1 یا 2 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، وہ ان کو بھی یہ بالکل حق بجانب ہیں یہ کہنے میں کہ ہمارے بغیر تو آپ حکومت نہیں بنا سکتے تھے، لہٰذا ہم کنگ میکر ہیں. اور مجھے یہ یاد ہے جرمنی میں ایک فری ڈیموکریٹک پارٹی ہے، تو ابتداً ان کو 5-6% مشکل سے ووٹ ملا کرتے تھے، اور کوئی 16 سال تک وہ ایک ہی جماعت کے ساتھ رہے حکومت میں. تو کسی نے اس کو ایک دن تانا دیا ہے ان کے چیئرمین کو کہ آپ تو اتنی ایک مائنورٹی پارٹی ہیں، وہی حال جو کہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کا ہے، یعنی کیو لیگ کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو مائنورٹی پارٹی ہیں. انہوں نے کہا نو، ہم میجورٹی پارٹی ہیں، ہمارے بغیر یہ میجورٹی حکومت نہیں بنا سکتی. تو وہ جو 1 2 3 4 سیٹوں والے وہ ظاہر ہے وہ اپنا حصہ تو مانگیں گے. اتنی بڑی انہوں نے ماشاءاللہ قربانی دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک آگے ہم بڑھتے ہوئے، ایک جانب جہاں بہت زیادہ تنقید کا سامنا تحریک انصاف اور اس کے حامیوں کی جانب سے موجودہ حکومت کو ہے اس کی لیجیٹیمیسی کے حوالے سے، دوسری جانب بین الاقوامی سطح پہ نہ صرف اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ خیر سگالی کے پیغامات بھی آ رہے ہیں، سٹارٹنگ ود انڈیا، امریکہ، ٹرکی، چائنا، دیگر ممالک جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ، تو ایون سعودی عربیہ اور UAE ان کی طرف سے بھی خیر سگالی کے پیغامات آئے ہیں. اور کل شہباز شریف صاحب نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ بڑا متاثر کن ہے جس طریقے سے لوگ ویلکم کر رہے ہیں اس حکومت کو. تو یہ آپ کے خیال میں کیا لیجیٹیمیسی کی جانب اوور آل اس حکومت کی کے لیے یہ جو بین الاقوامی ممالک کا رد عمل ہے یہ کتنا اہم ہے امتیاز گل صاحب؟ دیکھیے، دوسرے ممالک، یہ ہوتا ہے انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ، یعنی ممالک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، شخصیات کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. اور چونکہ موجودہ حالات میں جو حکومت معرض وجود میں آئی ہے وہ عدم اعتماد کا ووٹ تھا، اس کے بعد ووٹنگ ہوئی اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو سارا بظاہر یہ ایک جمہوری عمل ہے. تو جن ممالک نے بھی مبارکباد دی ہے تو وہ پاکستان کے پرانے دوست بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، کچھ اس شریف گھرانے کے بھی ظاہر پرانے دوست ہیں. تو اس وجہ سے اگر یہ پیغامات آئے ہیں، تہنیتی پیغامات، تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں اور اس بات کا اعتراف انہوں نے کیا ہے کہ ہاں جی جمہوری انداز میں ایک تبدیلی آئی ہے پاکستان میں. ٹھیک. کل کچھ سینئر صحافیوں کو مدعو کیا گیا تھا اور وزیر اعظم نے ان کے ساتھ افطار کیا. اس کے بعد میں نے کچھ صحافیوں کا تجزیہ سنا ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو بولتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے سنا، اس میں سے تقریباً ایک رائے جو متفقہ طور پہ سب میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب جلدی الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہیں. ان کا موڈ یہی ہے کہ اگلے 1.5 سال تک جو بھی ان اسمبلیوں کا ٹینیور ہے اس کو پورا کیا جائے. ایک تو آپ کے خیال میں اگر شہباز شریف یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے 1.5 سال تک حکومت لے کے جایا جائے تو یہ اتحادی حکومت کو اس طریقے سے چلانے کا فیصلہ کیسا ہے آپ کے خیال میں، اور کیا یہ ہو پائے گا؟ کیا تجزیہ آپ کا؟ دیکھیے، اگر ان کی خواہش یہ ہے تو وہ تو اس حکومت کو چلائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے اب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس کے بعد نہ جانے کیا کیا ہوگا، کون کون سے مطالبات باہر سے آئیں گے، یہ ہمیں نہیں معلوم. انہوں نے اپنی شہباز شریف صاحب نے کوئی حساب کتاب کیا ہوگا کہ شاید وہ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اپنا 1.5 سال گزار دیں، کیونکہ بہرحال پاکستان کا خزانہ تو موجود ہے. جس طرح ماضی میں انہوں نے کیا، وہ ان کے پاس فنڈز مہیا ہوتے ہیں، اس کو وہ کسی بھی طریقے سے استعمال کر لے، اس طریقے سے بھی کہ جس وہ سمجھے کہ میں اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اپنے ووٹ بینک میں. تو ظاہر ان کی ثوابدید ہے قطع نظر اس کے کہ یہ وہی پیسہ ہوتا ہے جو ہم باہر سے ہم قرضے لیتے ہیں. مطلب باہر سے لیا ہوا قرضہ یہاں پہ عوام کی لیپ ٹاپ اسکیم پہ، سستا آٹا، اورنج لائن پہ، اس کی سبسڈیز پہ خرچ ہو جاتا ہے. لیکن کیا گل صاحب سیاسی طور پہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے اگر شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی if they are thinking to just prolong this government till اگلے 12-14 مہینوں کے لیے، فیصلہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں یہ؟
देखिए मुझे नहीं मालूम कि उसका नतीजा क्या निकलता है। उनके अपने तय सही होगा। सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि वो अपने 15-16 और महीने रहते हैं वो पूरे कर लें, मजीद जितना वो कमा सकते हैं कमा लें। आपको मालूम है लोग हुकूमत में आते हैं तो एक मत में नजर तो होता है कि आप कुछ ना कुछ कमाएं, इन्वेस्टमेंट करें अपने वोट बैंक। तो ये मेरा ख्याल है उनकी कैलकुलेशन होगी कि आप वोट बैंक में इन्वेस्ट। लेकिन दूसरी जानिब इम्तियाज गुल साहब, इमरान खान साहब तो अपने जलसों जो उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम है वो बहुत जोरों शोर से जारी रखी हुई है। पेशावर में हमने देखा, वो कल कराची में करने जा रहे हैं मज़ार कायद के पास। तो उस हवाले से आपको लगता है कि इलेक्शंस का मुतालबा तो साबिक हुकूमत की जानिब से बड़ा जोरों शोर से किया जा रहा है, उनको भी साथ लेके चलना और फिर जिस तरह से इमरान खान साहब सड़कों पर निकले हैं, अब हुकूमत को टफ टाइम तो देंगे? आई डोंट नो कि हुकूमत को टफ टाइम कैसे दे सकते हैं आप जब पार्लियामान में नहीं हैं। सिर्फ जलसे करने से और ट्विटर पे ट्रेंड बनाने से आई एम नॉट श्योर कि उस तरह हुकूमत पे कोई दबाव आ सकता है या नहीं। ठीक है, शोर शराबा काफ़ी होगा। अब उनके मेरा ख्याल है कोई 125 के करीब अरकान असेंबली मुस्ताफ़ी भी हो चुके हैं। अब सवाल ये भी है कि 125 ये हो गए और 20 वो है जो मुनहरिफ, उनको भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा जी। तो क्या इतने ज्यादा तादाद में ज़िमनी इंतखाबात कराए जा सकेंगे? नहीं, एक बहुत बड़ी। लेकिन इम्तियाज गुल साहब, एक क्रेडिट आप अपनी सियासी जमातों को यकीनी तौर पे हम भी देंगे कि कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने हालात को अजीबो गरीब करने में और अवाम को इस तबाह मुल्क को इस हालत तक पहुंचाने में। जी बिल्कुल, आप देख लें उनका। तो मैंने वही आपको बताया ना कि 2012 के आप साउंड क्लिप्स निकाल लें जो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने बशमूल नवाज शरीफ साहब के जो कहा था उन्होंने, आज भी आपको वही बाज़गश सुनाई देगी। और कुछ अर्से पहले तक नवाज शरीफ साहब फौज के बारे में, दूसरे रियासती इदारों के बारे में जो बातचीत करते रहे और उनके मीडिया सेल्स के जरिए जो बातें सामने आती रही फौज के खिलाफ, ख्वाजा आसिफ साहब जो बातें करते रहे, तो ये लगता है कि एक रील चल रही है, बिल्कुल एक लूप में है, सिर्फ एक किरदार उसके तब्दील हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इम्तियाज गुल साहब बहुत शुक्रिया जी, वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब का तज्जिया आप सुन रहे थे। इस दुआ के साथ कि ये मुल्क इस सूरत हाल से जल्द निकले, हम इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हों और प्रॉस्पेरिटी आए मुल्क के अंदर, एक्सेल करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, जिसमें मुलाकात हुई हमना खालिद की खुर्शीद शाह साहब से। बड़े आम रहनुमा हैं और पिछले कुछ अरसे तक आपको मालूम है नैब की कस्टडी में भी रहे, उनके ऊपर मुकदमात भी रहे, और अब चूँकि इत्तेहादी हो गई है पीपल्स पार्टी हुकूमत की, तो हो सकता है बहुत कोई यहाँ वजारत भी उनको मिल जाए। वैसे वजारत मजहबी उमूर के ऊपर भी फाइज रह चुके हैं खुर्शीद शाह साहब। उनके साथ क्या बातचीत हुई हमना खालिद की, दिखाते हैं आप। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपके साथ हमना खालिद, और आज मेरे साथ हैं खुर्शीद शाह, और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। आज उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे, थोड़ा सा करंट सिचुएशन के बारे में भी और आगे फ्यूचर के बारे में भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि करंट सिचुएशन जो आजकल चल रही है, उसके ख्याल में, आपके ख्याल में जो अपोजिशन की आपस में यूनिटी है, इत्तेहाद है, वो कब तक चलेगी? अपोजिशन की यूनिटी का मामला है तो यकीनन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अलायंसेस होते हैं, हर जमात के अपने अपने ख्यालात होते हैं। हम वन पॉइंट एजेंडा पे साथ हुए थे कि इमरान की हुकूमत जो इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुई और जिस तरीके से आई उसको एहसास नहीं रहा, जो उसने कमिटमेंट की वो कमिटमेंट पूरी नहीं की, महंगाई आसमान पे पहुंच गई, मजबूर होके हमें ये रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि उसको काम तो करना नहीं था, उनका प्रोग्राम था नहीं, उनका बेनिफिस्टो था नहीं, उनकी रिलेशनशिप पब्लिक के साथ थी नहीं। एक बीच से अचानक उठाया गया और बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक चॉकलेट बन गया, तो इस वजह से वो चीज़ नहीं हो सकी। मजबूरन हमने, जो मीडिया ने कहा हमें कि इनके पास जो कमज़ोर अपोजिशन है और वो काम नहीं कर सकती, इस वजह से हमें, हमारे लीडर ने, चेयरमैन बिलावल ने, ज़रदारी साहब ने सोचा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकते, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है तो यकीनन मैं ये कह रहा हूँ, मैं
झूठ नहीं बोल सकता, बहुत डिफिकल्ट है और सबको साथ चलाना। क्योंकि मैं ये भी आपको बता दूं, हमारा इरादा कोई नहीं है कि हम हुकूमत को 1.5 साल चलाएं। हमारा इरादा है जैसे ही लेजिस्लेशन हो जाती है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन का बंदोबस्त हो जाता है, हम इलेक्शन पे चले जाएंगे। इलेक्शन की आपने बात की तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अभी इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी का मतलब ये नहीं है कि हम कोई 3 महीने में इलेक्शन कर रहे हैं, हमें भी 5-6 महीने लगेंगे। हम ये टाइम पूरा इलेक्शन कमीशन को देंगे कि करके हम अपने रिफॉर्म बना के उनको दे दें। तो क्या मतलब अब इस साल इलेक्शन होता देख रहे हैं? पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और अभी के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि 2023 तक की हुकूमत जाएगी, यानी 1.5 साल तक। देखें, ये उनकी मर्जी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछूं, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने तो MQM के एक रहनुमा वसीम अख्तर थोड़े से नाराज़ नजर आए, तो जो आप लोगों का पीपल्स पार्टी का और MQM का जो मायदा हुआ, तो वो किस हद तक कोई उसको कोई मसला तो नहीं? मैं समझता हूँ कि अच्छा मुआहदा है और हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको भी आगे आना पड़ेगा, हमें भी 2 कदम आगे आना पड़ेगा, उनको 1 कदम आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी की हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन जाने के बाद आपको कौन सा ओहदा जो है डेजिग्नेशन ऑफ़र की गई है? जी नहीं, कोई ऑफर नहीं की गई है और नहीं मैं ओहदों के पीछे हूँ, नहीं मुझे ओहदे चाहिए। मुझे चाहिए किस तरीके से इस मुल्क की इकानमी बेहतर और मेरे लोगों के पेट भर जाए और भूख और फलास से निजात मिले। अच्छा, बिलावल भुट्टो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सिलेक्ट होंगे, बल्कि हैं, तो आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ के साथ मिलके वो फॉरेन पॉलिसी को किस हद तक बेहतर और बना सकते हैं? मेरी राय ये होगी कि वो फॉरेन मिनिस्टर न बने, वो पार्टी की चेयरमैनशिप संभाले, क्योंकि अगली इलेक्शन में भी जाना है, रात दिन हमें काम करना है। एक लास्ट वन लाइटर मोड पे आपसे क्वेश्चन करूंगी, वो ये कि इस तरह की टफ रूटीन में आप अपने फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? उसके बाद हम रैपिड फायर की तरफ जाएंगे। फैमिली तो मैनेज कर रहा हूँ और यकीनन बड़ी डिफ़िकल्ट है, हम जेलों में भी रहते हैं। थोड़ा लाइटर मोड की तरफ आएंगे, रैपिड फायर में आपसे पूछूंगी, उसमें एक क्वेश्चन होगा और 2 ऑप्शंस होंगे, आपने सेलेक्ट करना होगा, ठीक? बतौर वज़ीर आला सिंध कौन बेहतर है, अब्दुल्ला शाह या सैयद मुराद अली शाह? मुराद अली शाह भी अच्छा है, यंग है और अच्छा काम कर रहा है। अफ्तार में ज़्यादा शौक से क्या खाते हैं आप, पकोड़े या चना चाट? हर चटपटी चीज़। अच्छा, हर चट। मेरी मजबूरी है। इमरान खान की कोई एक ऐसी खूबी जो आप बताना चाहें? खूबी ये है तो उसकी जो कमिटमेंट थी एनआरओ के साथ, चाहे उसमें नवाज शरीफ साहब चले भी गए तो मैं उसके बाद भी कहता हूँ कि ये उसकी अच्छी खूबी थी। चलें, ये यहाँ पे एंड हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ प्रोग्राम करके एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। एक सिलसिला है हमारा जिसमें हम आपको फ़कीर खाना म्यूज़ियम में मौजूद जो मुख्तलिफ नवादरात हैं, जो खतूत हैं तारीख़ी नुक्ता निगाह से, उनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। आज हम इब्न मकला के हवाले से बताएंगे कि इसकी क्या अहमियत है और कितना अरसा ये पुराना है और मौजूदा दौर में इसकी क्या अहमियत है। इन सारी उमूर पर बात होगी आज के हमारे सेगमेंट में। खैर फैज़ के साथ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़कीर खाना म्यूज़ियम में इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में जानने का सिलसिला जारी है और आज के इस सेगमेंट में हम आपको इस्लाम के सबसे बड़े आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ हम ख़ते नस्ब पर बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़कीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। फ़कीर साहब बताइए कि इस्लाम का सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है? मुसलमानों का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है जिनका नाम है इब्न मुकला। इब्न मुकला, उनका जो असल नाम था अबू अली बिन हुसैन बिन इब्न मुकला। ये इनके अजदाद शिराज ईरान के रहने वाले थे, मगर आपने सन 886 ईस्वी में बगदाद में पैदा हुए। आपके मुतालिक ये मशहूर था कि बचपन ही से आपको तालीम और तरबियत का शौक़ था। ही वॉज आर्टिस्ट, he was carpenter, he was musician, he was mathematician, और बड़े ज़बरदस्त शायर थे और सबसे बढ़ के वो सबसे बड़े ख़त्तात थे।
उस ज़माने में जो खतूत राइज थे, जिसमें ख़त कूफ़ी जिसका जिक्र आपको किया, ख़त कूफ़ी में उन्होंने बेशुमार खूबसूरत जिद्दतें पैदा की। फिर उन्होंने क्या किया कि ये इतने मशहूर हो गए। इब्ने मुकला इतने मशहूर क्यों थे? इन्होंने जो सबसे बड़ा कमाल किया कि ख़त कूफ़ी को इन्होंने नस्ख किया। कूफी को नस्ख किया? अरब में इनका बड़ा नाम था। इन्होंने 6 ख़त इजाद किए। और वो 6 खत कौन से हैं? सबसे पहला जो ख़त था उन्होंने सुल्स जी, फिर ख़त नस्ख, ख़त तौक़ी, ख़त रिक़्क़ा, ख़त मुहक्क़क़ और ख़त रिहान। ये नस्ख का मतलब है मनसूख करना। प्रॉब्लम ये होता था कि उस ज़माने तक कुरान पाक जो सा था वो कूफ़ी में लिखा जाता था, जिसमें ज़ेर ज़बर पेश नहीं थे। नुक्ते तो मौजूद हो गए थे, हज़रत अली के बाद नुक्ते लग गए थे, मगर ज़ेर ज़बर पेश नहीं था। वो ज़रा मुश्किल होता था अजमी के लिए कुरान पढ़ना, तो हार्ड कॉपीज़ मौजूद नहीं थी। इब्ने मुकला की दौर तक कुरान का काउंसिल का हुक्म था कुरान सिर्फ और सिर्फ चमड़े पर लिखा जाए, कूफी में लिखा जाए और चमड़े पे लिखा। अब यहाँ पे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अरब तो वो कुरान पढ़ लेते थे और अजमी वो कुरान पढ़ नहीं सकते थे, सिर्फ हिफ्ज़ कर सकते थे। तो इब्ने मुकला ने एक इतना बड़ा कमाल किया, कूफी को नस्ख किया और ज़ेर ज़बर, और उसके अंदर फिर कुरान पाक के अंदर ज़ेर ज़बर पेश और नुक्ते वगैरह डाल के उसको आसान कर दिया। अच्छा सर, आपने यहाँ पे बताया कि अजमी के लिए मुश्किल होता था उसको पढ़ना, इसी वजह से वो उसको हिफ्ज़ कर लेते थे जी। इस बात का क्या मतलब था? क्या उनके लिए वो आसानी से मुयस्सर नहीं था कुरान? अब जिस तरह फ़र्ज़ कर लीजिए, आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए लाहौर को एक कुरान चाहिए, लाहौर मुसलमान हो गया सारा, तो वो कहते हैं कि हमें कुरान पाक की तालीम चाहिए, तो वहाँ वो ख़त लिखते थे शहरों में उस कौंसिल को, तो वो एक कुरान लेके आते थे जो कूफी और चमड़े का होता था, वो आके हमें हिफ्ज़ कराते थे और वापस चले जाते थे। यानी कुरान पाक जिस भी इलाके में जाता था एक खास मुद्दत के लिए जाता था। इब्ने मुकला ने और उस पूरे कूफी को जो नस्ख किया उसको कागज पे लिखवा दिया। तो कागज पर कुरान पाक इन्होंने लिखवाया था? कुरान काउंसिल को पता चला, वो तो बड़े आग बगोला हुआ और वो उन्होंने अपना वफ़द भेजा बगदाद और इब्ने मुकला को पकड़ लिया। कहते ये आपने हमसे इजाज़त क्यों नहीं ली? कहते हुजूर फ़न के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बड़ा मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, अगर कुरान तुम अजमी तुम इसको कूफी को नस्ख करोगे, अगर इसमें कोई तलफ़्फ़ुज़ की गलती हुई तो इब्ने मुकला हम तुम्हारी गर्दन मार देंगे। तो इब्ने मुकला के 200 शागिर्द थे, सारे अजमी थे और वो कुरान कागज़ पे लिख रहे थे, नस्ख में लिख रहे थे। और जब कुरान को जब उन्होंने पढ़वाया और किरत में पढ़वाया, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का तलफ़्फ़ुज़ में गलती नहीं थी। तो उन्होंने फिर अपनी तलवारों को म्यान में डाला। उस दौर में जो अब्बासी दौर के जो खलीफा थे जिनका नाम था अल मुक़्तदर बा अल्लाह, उनके वज़ीर थे अली बिन हुसैनी। ये इतने मशहूर हो गए कि इनको पब्लिक की डिमांड के ऊपर इनको वज़ीर आज़म बनाना पड़ा। इब्ने मुकला को वज़ीर आज़म बना दिया? जी, इनको वज़ीर आज़म बनाना पड़ा। और यहाँ पर एक इनकी सियासी ज़िंदगी शुरू होती है। जब वज़ीर आज़म बने तो थोड़ी दिनों के बाद उनको ऊपर कोई इल्ज़ामात ऐसे लगाए तो इनको कैद कर दिया गया। जब कैद कर दिया गया तो पब्लिक का बाद बहुत बड़ा झुरमट और हजूम इकट्ठा हुआ और लोगों को बताया गया। तो ये सियासी तगदोर में ये 3 दफ़ा कैद हुए। अल मुक़्तदर बा अल्लाह ने जब इनको दूसरी दफ़ा कैद किया तो कि यार इस बंदे की पॉपुलैरिटी तो कम ही नहीं हो रही, क्यों ना इसका हम हाथ ही कटवा दें। मतलब जिस हाथ में उनका फन था, जिस हाथ में उनका कलम था, उनका वो हाथ जेल में जब उनको ज़ंदान में डलवाया गया तो उनका हाथ कटवा दिया गया। जब उनको कैद से रिहाई की उम्मीद ना रही तो उन्होंने जेल के अंदर ज़ंदान के अंदर उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर दिया। तो फ़कीर साहब वो उल्टे हाथ से ज़्यादा खूबसूरत लिखते थे? ज़रा सुन लीजिए, उल्टे हाथ से लिखना शुरू किया और कभी कभी अपने कटे हुए हाथ के ऊपर एक जली कलम, कहते हैं मोटा कलम, बांध लेते थे और मोटे कलम से भी लिखते थे। एक दिन फिर मुक़्तदर बाल्लाह को ख्याल आया कि इनको बाहर निकाला जाए और जो बाहर निकाला तो उन्हें पूछा कि हम आज़ाद कर दिया और उनसे पूछा कि अगर हम आपको दोबारा वज़ीर आज़म बनाए अब तो आप लिख नहीं सकते। तो उन्होंने उसको बताया कि उल्टे हाथ से मैंने प्रैक्टिस कर ली और मैं उल्टे हाथ से दाहिने हाथ से ज़्यादा खूबसूरत लिखने लग गए। तो जब उन्होंने देखा कि फिर ये दोबारा मशहूर हो गए और इस दफ़ा तो मुक़्तदर बाल्लाह
कि अपनी कुर्सी को खतरा पड़ गया तो उन्होंने आखिरी दफा तंग आके उनको जिंदान में डाल दिया, फिर से कैद कर दिया और कैद खाने में उनको फांसी दे दी। उसको फिर जेल खाने के अंदर ही इब्न मुखला को दफना दिया। फिर लोगों का प्रेशर पड़ा तो उनकी कब्र जेल खाने के बाहर बनवाई, और फिर जब इनके घर वाले इनके लॉयकीन आए तो वो कब्र वहाँ से उठा के अपने इलाके में ले गए। वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, 3 दफ़ा कैद हुए और 3 दफ़ा दफनाए गए। इब्न मुखला का मकाम हमारी दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमानों के लिए है। आज जो कुरान पाक जिसको आपने पढ़ा, आपके माँ बाप ने पढ़ा, आज हम रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में ख़ास तौर पे कुरान पढ़ते हैं, तो इस कुरान पाक का स्क्रिप्ट का नाम है नस्ख, एंड दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ इब्न मुखला। जी तो नाजरीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको इस्लामिक हिस्ट्री के अजीम आर्टिस्ट इब्न मुखला के बारे में बताया और साथ ही साथ ख़त नस्ख के बारे में भी बताया। आने वाले सेगमेंट में हम आपको ख़त नस्ख के कदीम कुरान पाक की ज़ियारत करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब जाते जाते बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी टैलेंट की जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और टर्की में होने वाले आईसी स्टार सीजन 1 में 28 ममालिक ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। ये 12 मुख्तलिफ ज़बानों में होने वाला कंपटीशन था, जिसमें पाकिस्तानी सिंगर जो कि हम जिनको कहते हैं, मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट, इमरान भी इस बात से एग्री करते हैं कि जिब्रान राहील पाकिस्तान के इतने जो कह लें यहाँ पे थोड़े अंडररेटेड सिंगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन टर्की में जाके जिस तरह से उन्होंने ये मुकाबला जीता और पूरे मुकाबले में जिब्रान ही छाए रहे वहाँ। बिल्कुल 8 गुलकार भी दीगर भी शामिल थे इस फाइनल मुकाबले में जिनकी हम बात करें। जिब्रान राहील, ही इज यंग, एनर्जेटिक और आवाज, थ्रो, पेस, पिच, एवरीथिंग इज अमेजिंग। डू वी हैव समथिंग टू शो? यस, हमारे पास है उस कंपटीशन के कुछ टीजर्स, आपके साथ शेयर करते हैं कि जिब्रान ने किस तरह से अपनी आवाज का। जिब्रान ने ये मुकाबला जीत लिया। नाजिम शराज यहाँ पे जज भी थे, दीगर टर्की से ताल्लुक रखने वाले भी 2 जजेस वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जिब्रान ने जिस तरह से इस पूरे कंपटीशन के ऊपर, 2 के मैं उनको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही थी, बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे जो एपिसोड्स थे उसके अंदर जिब्रान की तारीफें ही तारीफें होती रही, क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज़ है जिब्रान की। और 2 के पाकिस्तान के अंदर जिब्रान को बहुत सारे लोग जहाँ जानते भी हैं और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि वही बात कि जिब्रान उस तरह से अपने जो मौसीकी है उसको लेके आगे नहीं चले। ये एक अवार्ड ए.आर. रहमान से भी ले चुके हैं। ये बड़े टैलेंटेड सिंगर हैं। आई यूज्ड टू प्ले हिज सॉन्ग्स ऑन माय रेडियो शो बाय द वे। और अब चूंकि रमजान है तो हम उनको बुला नहीं पाए क्योंकि हमारा स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये हमारा आपसे वादा है इंशाल्लाह कि आफ्टर रमजान जरूर विल कॉल हिम इन आवर शो और आपको लाइव भी सुनाएंगे। और ये जितना जबरदस्त इस रिकॉर्डेड ट्रैक में आपको नजर आते हैं गाते हुए, उससे कहीं अच्छा ये लाइव ही प्लेज एंड परफॉर्म्स। हमने जरूर सोचा कि ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी नई आवाज है जो आप तक शायद पहुंची हो पहली दफा, तो हमने जरूर कहा कि आपको मुतारिफ करा दें। भी गा चुके हैं बहुत सारे ड्रामास के, लेकिन वही बात अंडररेटेड है। लेकिन टर्की के अंदर इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, मेरे ख्याल से अब पूरी दुनिया जानती है कि जिब्रान राहील का ताल्लुक पाकिस्तान से है। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। जब जिब्रान को हम कोशिश करेंगे बुलाएं भी। और अभी हमने आपके साथ ये अच्छी खबर शेयर की और अभी हमें प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया, मतलब खत्म ही हो गया। चलें, कल मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।